हेलो फ्रेंड्स, सेशन शुरू हो चुकी है। डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस के एसएसटी का। तो आपको कमेंट में सभी का आंसर करना है। इससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो डिस्कशन है टेस्ट का शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। ठीक है, तो कालीबंगन जो एक सैंधव स्थल था वो किस प्रदेश में विद्यमान है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, सिंध में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ है? जो एक सैंधव स्थल था वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा और अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, और लास्ट में स्कोर बता दीजिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ठीक है, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जौ और चावल। ठीक है, तो जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, तो अंतिम बौद्ध राजा बताना है जो कि क्या था? तो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था। तो कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन। ठीक है, तो कौन था? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा सभी। तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहता है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया था। ठीक है, और इसका क्या कारण था? तो ए में कहता है कि सांप्रदायिक पक्षपात, फिर कहता है कि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, फिर है भारत की आर्थिक दुर्दशा, फिर है हस्तशिल्प का विनाश। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हिंदू समाज में मतभेद। तो आपका जिनका बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। ठीक है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जिन्होंने ध्यान दिया, तो सबसे पहला आयोग बताना है कौन सा था। ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा? मैकाले आयोग है, या फिर चार्ल्स आयोग है, या हंटर आयोग है, या फिर बेंटिक आयोग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर कीजिए सभी। आपको आंसर मैच करना है, और जिनका आंसर करेक्ट है तो लास्ट में आप बता दीजिए कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स आयोग। ठीक है, तो चार्ल्स वुड आयोग था इसका पूरा नाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में। इसमें कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, तो उसके नेता कौन थे आपको बताना है। तो कौन नेता थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन विवियन डेरोजियो, या फिर डेविड हेरे। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग लास्ट में बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया। तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहता है कि रॉयल एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, या फिर आर डी बनर्जी, या सर विलियम बेंटिक। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कहाँ? तो कोलकाता में। ठीक है, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। और कब हुआ था यह सोसाइटी की स्थापना? तो 1874 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ठीक है, तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस वायसराय यानी कि गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड हार्डिंग वन। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? आप लोग आंसर कीजिए सभी, अपना अपना आंसर सभी मैच कीजिएगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो जिनका बी है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि गांधी जी का जो प्रिय गीत है वैष्णव जन तो, ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी प्रीत पराई, इस तरह से एक है ना गाना। ठीक है, तो यह जो गीत है तो वो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता ने, प्रेमानंद ने, या फिर चुनीलाल ने, या धार्मिक लाल ने। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह नरसिंह मेहता। और ये कहाँ के थे? तो ये गुजराती कवि थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कृष्णदेव वर्मा, मैडम कामा, बीजी तिलक, यानी और फिर है बीडी सावरकर। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। तो यह हो जाएगा 10 का डी, यानी कि वी डी सावरकर। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक लिखे थे, किन्होंने लिखे थे? तो वी डी सावरकर ने। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में। इसमें कहता है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है आप सभी को पता होना चाहिए। मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? ठीक है, तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो राज्यपाल के अध्यक्ष को करेंगे, या सदन या लोकसभा के नेता को, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और ये 94 बी, ठीक है, आर्टिकल 94 बी के तहत इसके बारे में दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। आप लोग अपना अपना आंसर सभी मैच कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मतलब समुद्री सीमा को वो टच नहीं करता है। तो गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो जिनका राजस्थान है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। कहता है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 5500 किलोमीटर, या 6500 किलोमीटर, या 7500 किलोमीटर, या फिर 8400 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर। एक्चुअली में ये है 7516। ठीक है, 7516 किलोमीटर। चलिए, तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, या फिर जापान। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ ने जो है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया था। ठीक है, उसी के सहयोग से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में जो है स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ के कहाँ? तो दुर्ग जिला में। कहाँ? तो दुर्ग जिला में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि विषुव शब्द किसका द्योतक है? ये जो विषुव शब्द है तो किसके बारे में बताता है? तो पृथ्वी जिस पर जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, या पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, या जब दिन और रात बराबर होते हैं, या फिर वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, तो विषुव शब्द का जो अर्थ है ये हो जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं वो क्या हो जाता है? वह विषुव होता है। ठीक है, और यह कब बराबर होता है दिन और रात? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को।
कब होता है, इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कब कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, हाल फिलहाल में इसके बारे में न्यूज़ में भी आया था, ठीक है, तो वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, या फिर अलास्का के ऊपर? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। और ये किस मंडल में है? समताप मंडल में। ठीक है, ये ओजोन जो है किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है। ठीक है, तो जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से किस किसी जगह, ठीक है, कोई प्लेस, तो ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? ठीक है, तो रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच टाइम से, ठीक है, कितना अंतर होता है वो आपको बताना है। 2 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, 6 मिनट होता है, या फिर 8 मिनट होता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा क्या है? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा है, या फिर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, या फिर शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला है, या फिर पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष है? ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच जो है पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली क्या है? तो काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर 180 डिग्री देशांतर है? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीगो गार्सिया द्वीप, ठीक है, तो किस महासागर में? इसका नाम तो आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो यह जो द्वीप है तो किस महासागर में है आपको बताना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, या फिर अंध महासागर इसको भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर उत्तरी ध्रुव महासागर। तो किस यह जो डियोगा गार्सिया द्वीप है किस महासागर में आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, तो जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई, ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि विश्व की जो सबसे गहरी खाई है वो कौन सा है? तो मरियाना खाई है। ठीक है, और लेकिन ये कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, तो यह कहाँ है? तो हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? तो मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना खाई, तो कहाँ है यह? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी कमेंट में। एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और ये टेस्ट देने के बाद आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सारा बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये टीचिंग एग्जाम को छोड़ के रेलवे एसएससी भी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो मारियाना खाई है तो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपको बताना है कौन सी है। तो मैक्सिको की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, या फिर हडसन की खाड़ी है? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी। तो आपका जिनका सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंधकारमय महाद्वीप है। ठीक है, तो अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या एशिया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंधकारमय द्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के बाद, ठीक है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा, यानी कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। तो उसके बाद जो सबसे नजदीकी तारा है, ठीक है, वह कौन सा आपको बताना है। तो वेगा है, सीरियस है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, या फिर अल्फा सेंचुरी है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो जिनका सी है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। इसमें कहता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो कितना आंका गया है आपको बताना है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस, या फिर 24000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ज़्यादा देख के मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से, ठीक है, जो कि कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यसभा में कितना करता है मनोनीत, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो 4 करता है, 8 करता है, 12 करता है, या ऊपर में से कोई नहीं करता है। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 टू करता है। ठीक है, और लोकसभा में कितना करेगा? तो 2 का मनोनयन मनोनयन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में, ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होता है, तो उस मामले को जो है किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? आपको बताना है ये किसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो सी जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। और यह आर्टिकल 71 के 1 में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ठीक है, तो पहले जो है यह मौलिक अधिकार में था, संपत्ति अधिकार, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद कि इस अधिकार को मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? 42वां है, 62वां है, 44वां, या फिर 43वां है? ठीक है, तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया, वह कौन सा अधिकार बन गया? तो कानूनी अधिकार बन गया। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो आप सभी को पता चल गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, फिर शाम 7:15 बजे आप लोग टेस्ट में ज़रूर आइएगा, रोज़ाना होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।